हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का बिल्कुल वायरल पेपर बताने वाले। जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को तैयार करेंगे उनका हाफ ईयरली एग्जाम में उनका पूरा का पूरा नंबर आएगा। ये मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि यहाँ पे हम आप सभी को क्लास 10 सोशल साइंस हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 का ऐसा पेपर बताने वाले हैं जो कि आपके सभी जिलों में बिल्कुल यही पेपर वायरल हो चुका है। ठीक है, सभी स्कूलों में यही पेपर आएगा। 100% सभी जगह पे यही पेपर वायरल हो गया, इसलिए सभी जगह यही पेपर आने वाला है 100%। तो जितने भी स्टूडेंट सामाजिक विज्ञान के मात्र इस अर्धवार्षिक पेपर को तैयार करके जाएंगे वो पूरे के पूरे सोशल साइंस में बिल्कुल टॉपर बन के आएंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, क्योंकि इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यही से आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर बनेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आप सभी को यहाँ पे पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे अनुक्रमांक और यहाँ पे आपको नाम लिखना है। इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और जितने भी बच्चे इस पेपर को तैयार कर रहे हैं ना, वो इस यानी जिस दिन उनका हाफ ईयरली एग्जाम रहेगा उस दिन इस पेपर को वो 250 पे ही करके बैठ जाएंगे, क्योंकि वो इस पेपर की तैयारी पहले से ही कर चुके हैं। और ये पूर्णांक 70 का है, कहीं कहीं आपको 80 को भी देखने को मिल जाएगा। तो इसमें पूर्णांक में आपको अंतर देखने को मिलता है। तो इसको लेकर के आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ निर्देश दिए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, तो इन 15 मिनट में आपको इस सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लेना है। और इसके बाद हम आपको बता दें कि ये जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है ना, ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यानी अगर आप लोग इस पेपर को तैयार कर लेते हैं तो इसमें से 10% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए अगर आप लोग इस पेपर को तैयार कर रहे हो तो यहाँ पे आपको दोहरा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, और इस पेपर में जितने क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार करके ही रहना है। ठीक है, आप लोग तैयार अगर कर लेते हैं इसको तो आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूरे नंबर लेकर आओगे और बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग टॉपर बन के आओगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पहला है यहाँ पे 1882 ईस्वी में, दूसरा है 1885, तीसरा है सी ऑप्शन 1887 और डी ऑप्शन है 1880। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ। आर्थिक महामंदी का मतलब कि देश में इस समय गरीबी आया था। ठीक है, ज्यादातर जो घटा हुआ था वो किसानों को हुआ था, कृषि क्षेत्र में हुआ था। तो आर्थिक महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, यहाँ पे कई सन दिया है, जैसे 1928, 1929, 1930 और 1932 ईस्वी। तो देखिए आर्थिक महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था ना वो 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और ये 30 तक चला था। तो यहाँ पे प्रारंभ पूछ रखा है तो 1929। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपके एग्जाम में आया हुआ है एक बार। यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसने कहा था। ठीक है, तो ये जो है मेटरनिक ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका थी वो ऑटो वन बिस्मार्क की थी। और ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, 60 क्वेश्चन 4 नंबर वाले में, तो इसको तैयार रखना आप लोग, ऑटो वन बिस्मार्क। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। तो देखिए जो नोटों पर छपे होते हैं महात्मा गांधी ना, उन्हीं को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा जाता है। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है। किसके मध्य जो है सत्ता में साझेदारी है, तो वो है विभिन्न जो है सामाजिक समूहों के मध्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है। देखिए है पूछ रखा है विषय। ठीक है, व्यापार, कृषि, शिक्षा और रक्षा, तो ये रक्षा है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है कि यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, उसका अर्थ क्या हो जाता है,
तो समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका, ठीक है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखिए भारत में सबसे अधिक जो है हिंदी भाषा ही बोला जाता है, जहां पर भी जाओ हिंदी भाषा जो है बोलने वाले रहेंगे ही रहेंगे, तो ऑप्शन सी राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें से जो है पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या ज्वारी ऊर्जा। तो यहाँ पे प्राकृतिक गैस जो है यही जो है परंपरागत संसाधन है, ऑप्शन सी राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम, लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मिट्टियों का प्रकार जरूर याद करना है, यानी आ जाएगा 3 प्रकार की मिट्टियों के बारे में लिखो, उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। तो जैसे आप लोगों ने लिख दिया लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ठीक है, तो इन सब मिट्टियों को आप लोग तैयार रखो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके 4 नंबर और 6 नंबर में आता है। और उन मिट्टियों में कौन कौन से फसल अच्छे तरीके से होते हैं, ठीक है, क्या क्या पाए जाते हैं मिट्टियों में, तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखना, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये जो है ये महाराष्ट्र यानी मुंबई में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो। अगला क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या बिहार? ठीक है, तो कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश, एमपी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट या जस्ता? ठीक है, तो इसमें से जो ये अभ्रक है ये ना अधात्विक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है? कौन सा संसाधन जो है अजैव है? तो ये जो चट्टाने हैं ना, अजैव का मतलब आप लोग समझ रहे हो, जिसमें जीव न हो। जैसे हम यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, यानी जो वनस्पति होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें तो जीव होते हैं ना, लोग कहते हैं जीवित होते हैं वो लोग, उसमें जीव है, तभी तो वो अपना भोजन बनाते हैं, पत्तियों को हरे भरे रखते हैं, तभी तो, ठीक है, वो जो है दिन प्रतिदिन आज इतना बड़ा पेड़ कोई पौधा लगाए तो कल वो पेड़ बन गया, तो वो क्या है, एक तरह से वो जीवित चीजें हैं। मत्स्य में मछलियां आती हैं, मछलियां तो भाई जीती ही रहती हैं, आप लोग जानते ही हो, वो जीवित चीजें हैं। पशुधन, पशुधन में क्या आ गया? गाय जो है पशुधन है। इसके अलावा भैंस, बकरी, ये सब क्या है? पशुधन है। तो ये सब क्या है? जीवित चीजें हैं। अब यहाँ पे अजैव पूछ रखा है, यानी जैव का मतलब जीवित चीजें, अजैव का मतलब जिसमें जीव न हो, ठीक है, तो वो है चट्टाने। सभी में जीव है लेकिन चट्टानों में जीव, पहाड़ों में जीव नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 दिखिए दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? तो किस राज्य में पाई जाती है? तो वो है यहाँ पे केरल में, ठीक है। केरल जो है ये बहुत ही गरीब देश है और इसमें साक्षरता दर ज्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? मछुआरा, शिक्षक, डाकिया या व्यापारी? ठीक है, तो वो जो है वो मछुआरा संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र से, यानी प्राथमिक क्षेत्र में ना आता है प्राकृतिक से जुड़ी हुई चीजें आती हैं, ठीक है, कृषि आ गया, मछुआरा आ गया, मजदूर आ गए, तो ये चीजें आ गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? ठीक है, तो ये जो है ये आप सभी का 2005 में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट है। 19 क्वेश्चन, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? उपभोक्ता को जब भी न्याय पाना है तो उसे उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र पे ही जाना चाहिए, ठीक है, उसी जगह उसका सुनवाई होगा, ऑप्शन सी राइट है। 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वो जो है वो कृषि मजदूर आते हैं, इसमें कृषि यानी कृषक किसान लोग आते हैं, मजदूर लोग आते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, अगर आप लोग इसको तैयार कर लिए तो आपका 20 नंबर जो है बिल्कुल पक्का है, ये मेरी गारंटी है। देखिए खंड ब आ गया वर्णनात्मक फर्स्ट, यानी फर्स्ट जो है वो 4 अंक का रहेगा, और आप सभी को देखिए यहाँ पे दिया है निम्न प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक को उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना। 80 शब्द का मतलब आपको 1 से 1.5 पेज में इसके आंसर देना है, यानी क्वेश्चन के हिसाब से ही आंसर आप सभी को देना है। जैसे आ गया कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, उसका मुख्य कारण क्या था, या फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, उसका मुख्य कारण क्या था। तो आपको ये नहीं कि इसको 1.5 पेज में लिखना है, बस क्या करना है कि पहले कि उसको ये लिखना है कि कब हुआ था, तो सन लिख देना है कि भाई 1789 ईस्वी में हुआ था, लुई 16वें के शासनकाल में। उसके बाद क्या है कि उसके कारण क्या है, तो आपको यानी कि
2 कारण लिख देनी है। ठीक है, तो ये आपका 1 पेज में ही जाएगा। तो इस तरीके से यानी क्वेश्चन के हिसाब से ही आंसर देना है, लेकिन अधिकतम इसका जो है 1.5 पेज में आंसर लिखोगे तभी 4 नंबर आपको मिलेंगे। कि पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले कि देखिए, ये भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था और ये जो है सन 1942 ईस्वी को चलाया गया था। ठीक है, 1942 ईस्वी को। इसके बाद देखिए, ये आपको पता चल गया पहले कि यही लिखना है कि ये भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था और ये 1942 ईस्वी में चलाया गया था। आप लोग देखिए, कॉपी ले लीजिए और पेन और इसको नोट कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना पढ़ोगे आपको याद नहीं होगा, उतना आप लोग हमारा सुनकर याद कर लोगे। ठीक है, और अगर आपको याद हो गया, अच्छे ध्यान से सुन लिया ना, तो जीवन भर आप लोग नहीं भूलोगे। इतना आपको पता चल गया। उसके बाद देखिए, अब आपको इसका कारण का उल्लेख करना है, तो आपको 2-3 कारण लिख देना है। जैसे पहला इसका कारण था जो है द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध था, इसका पहला कारण था। दूसरा था ब्रिटिश सरकार के प्रति अविश्वास, यानी जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे ना, उनके प्रति लोगों को अविश्वास होने लगा, उनके ऊपर से विश्वास उठ गया। ठीक है, जिसके कारण ये भारत छोड़ो आंदोलन का ये कारण था। तो इस तरीके से आप लोग 2-3 कारण इसका लिख लेना। अथवा में देखिए दिया है, ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, सभी 4 नंबर वाले क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन है जोसेफ मेस्सिनी या मेजिनी, ठीक है, विचारों पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, ये जो यहाँ पे जोसेफ मेजिनी या इसे मेस्सिनी कह सकते हैं, ये जो है ये इटली के क्रांतिकारी थे। ठीक है, इन्होंने इटली के एकीकरण में अपना मुख्य भूमिका निभाया था और इन्होंने यानी इनके विचार क्या क्या थे, तो इनके विचार थे पहला कि राष्ट्रवाद। ठीक है, यानी ये क्या करते थे कि जो ये मेजिनी है, यानी इनको जोसेफ मेजिनी कहेंगे, मेजिनी का मानना था कि राष्ट्र ईश्वर के द्वारा बनाई गई प्राकृतिक इकाइयां हैं। ठीक है, इनका ये कारण था पहला। दूसरा इनका कारण था कि ये जो सोचते थे ना, ये गणतंत्र यानी वो इटली को क्या करते कि राजतंत्र के वो विरोधी थे। ठीक है, वो इटली को चाहते थे कि हम गणतंत्र में इसको घोषित कर दें, वो राजतंत्र के विरोधी थे। और अगला जो कारण है वो है कि यंग इटली और यंग यूरोप जैसे संगठनों का इन्होंने स्थापना किया था। तो ये सब चीजें आप लोग लिख सकते हो, ये 4 नंबर के हैं। अथवा में थे, दोनों में से किसी एक को करना है। दूसरा देखिए क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आपको लोकतांत्रिक सरकार की जो चुनौतियां हैं उसका उल्लेख करना है। तो पहले की देखिए चुनौतियां ये है कि आर्थिक असमानता थी, सामाजिक विभाजन था और भ्रष्टाचार था, राजनीतिक जो है अस्थिरता था। ठीक है, तो यही 4 कारण है जिसके बारे में आपको बना कर लिखना है। तो आप लोग लिख लेना। अथवा में देखिए क्या है कि क्या भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये भी 4 नंबर के हैं। तो देखिए, जो भारतीय संविधान है ना, वो भारतीय संविधान एक संघीय व एकारात्मक दोनों विशेषताओं का मिश्रण है, इसलिए इसे अर्ध संघीय ढांचा कहते हैं। तो यही सब चीजें आपको लिखना है, बनाकर लिख लेना आप लोग। अगला देखिए 3rd क्वेश्चन दिया हुआ है कि सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसका यूज तो हम सभी लोग अपने दैनिक जीवन में डेली कर रहे हैं। अगर आप लोग स्कूल जा रहे हो तो वो आपको कौन ले जा रहा है? सड़क ही ले जा रहा है। ठीक है, सड़क के माध्यम से ही आप लोग स्कूल तक पहुंच रहे हो। अगर कोई हॉस्पिटल जा रहा है तो वो सड़क के माध्यम से ही जा रहा है। अगर कोई ट्रेन जो है ट्रेन पकड़ने जा रहा है, यानी ट्रेन की टिकट उसकी है, अगर वो ट्रेन से कहीं जाना चाहता है तो पहले कि वो जो है स्टेशन तक जाएगा, प्लेटफॉर्म तक जाएगा किसी साधन से, जो कि सड़क से होकर ही जाएगी। ठीक है, अगर किसी को हवाई जहाज जो है हवाई जहाज में बैठकर कहीं जाना है तो पहले कि वो जो है एयरपोर्ट पे जाएगा, और वो भी कोई साधन से ही जाएगा, जो कि साधन जो है सड़क से ही चल कर आएगी, उड़कर तो थोड़ी नहीं आएगी वहां तक। ठीक है, तो पहले वो घर से अपने जाएगा, घर उसके जो है एरोप्लेन तो उसके घर तक आएगी नहीं, पहले वो सड़क से ही होकर जाएगा। तो सड़क देखिए हमारे जीवन में कितना लाभकारी है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें आपको लिखना है, सड़क परिवहन के सापेक्ष आपको विवेचना करना है। तो ये सब चीज़ें लिख दो, बहुत ही ईजी है, जैसे हमने आपको बताया वैसे ही आप सभी को लिखना है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसके बाद देखिए अथवा क्वेश्चन है वाणिज्यिक कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है,
ये जो वाणिज्य या वाणिज्यिक खेती है ना, इसमें कृषि है, इसमें क्या है कि लोग अपने उपभोग के लिए कृषि नहीं करते हैं, इसको अपने व्यापार के लिए कृषि करते हैं, जिससे कि उन्हें वो ज़्यादातर जो है फसल को बोए, उपज हो, पैदावार ज़्यादा बढ़े, और जिससे कि वो उसको बेच करके जो भी वस्तुएं, अनाजें हैं, सब्जियां हैं, उनको बेच करके वो अपनी पैसा जो है यानी इकट्ठा कर सके। ठीक है, तो वही है वाणिज्यिक खेती। इसके लिए यानी इसमें वाणिज्यिक खेती के अंतर्गत जैसे तकनीकियों के द्वारा खेती करना है, जैसे क्या है कि अच्छे मशीनों का यूज़ करना, अच्छे ट्रैक्टरों का यूज़ करना, जिससे अच्छी तरीके से खेतों की जुताई हो सके। इसके अलावा अच्छे कीटनाशकों, अच्छी दवाइयों, अच्छे उर्वरकों का यूज़ करना, जिससे उनके जो फसल है उनके पैदावार बढ़ सके। ठीक है, ये सब चीज़ें बनाकर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लो भाई। विश्व व्यापार संगठन यानी जो विश्व व्यापार का मतलब क्या है, जो विदेशों में व्यापार होता है, तो इसी के बारे में लिखना है। अथवा में देखिए, उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अगला देखिए, वर्णनात्मक सेकंड आ गया, जो कि 6 नंबर वाला है। इसका आंसर आपको 150 शब्दों में लिखना है। इसका मतलब कि आपको 2 से 2.5 पेज में इसका आंसर लिखना है। और इससे पहले भी हम एक जो है सामाजिक विज्ञान के अर्धवार्षिक पेपर बनाए हुए हैं, तो उसकी भी आप लोग वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपका वो भी वीडियो इंपॉर्टेंट है और ये भी। अगर दोनों पेपर को तैयार कर लिए तो आप लोग 100% हम गारंटी दे रहे हैं कि आपको टॉपर बनना ही बनना है, पूरा नंबर लेकर के आओगे अगर अच्छे से तैयार कर लिए पूरा आंसर तब। ठीक है, तो देखिए क्या है, 5वां क्वेश्चन है। और इससे पहले हमारे चैनल पे ऑल सब्जेक्ट क्लास 10th के जो अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर बन चुके हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम साइंस का दीजिए, इंग्लिश का दीजिए, मैथ का दीजिए पेपर, तो सब बन चुके हैं, अब आपको मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मैंने आपको और भी सरल के लिए प्लेलिस्ट बना दिया है, जिससे आप लोग आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इस वीडियो के लास्ट में भी, एंड में भी हम एंड स्क्रीन लगा देंगे, जहाँ से आसानी से देख सकते हो। तो आप लोग सभी पेपर जो हमारे चैनल से तैयार करना, 100% टॉपर बनोगे, क्योंकि हमारा ऐसा चैनल है जो हर साल जो है हमारे चैनल से पढ़ने वाले विद्यार्थी न कि सिर्फ जिला बल्कि प्रदेश टॉपर बनते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताना है आपको। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपका 2 से 2.5 पेज में इसके आंसर को आपको लिखना है। अथवा में देखिए, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार जो है उत्प्रेरित किया है, उदाहरणों सहित आपको स्पष्ट करना है। 6 क्वेश्चन है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। अथवा में भारत में स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं, इस शासन के किन्हीं 2 कारणों को या गुणों एवं किन्हीं 2 दोषों का उल्लेख करना है। ठीक है, ये आपका टोटल 6 नंबर का है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखेंगे 7 नंबर का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड में भी पूछेगा। मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए एवं किन्हीं 2 प्रकार की मृदाओं की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जिससे हमने आपको बताया ना कि मृदा का मतलब मिट्टी, भूमि। ठीक है, तो 2 प्रकार की मिट्टियां हमने आपको बताया कि आपको सभी प्रकार की मिट्टियों को पढ़ लेना है एक बार। अगर पढ़ लिए तो आप लोग उसको निबंध की तरह लिख सकते हो। जैसे काली मिट्टी हो गया, जलोढ़ मिट्टी हो गया, लेटेराइट मिट्टी हो गई, तो आपको क्या करना, पीली मिट्टी हो गई, तो सभी को पढ़ करके एक बार, ठीक है, आप लोग उसको लिख लेना। बाकी मृदा संसाधन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी को आप लोग, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपका 6 नंबर का तैयार कर लो। अथवा हम देखिए, भू संसाधन से क्या तात्पर्य, भारत के भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तन हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है, द्वितीय क्षेत्रक की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 6 नंबर का है। अथवा में संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों में विभेद कीजिए एवं असंगठित क्षेत्रक के कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार कर लेना। मानचित्र संबंधित क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि 10 नंबर का रहेगा, 5 + 5 नंबर। देखिए 9 नंबर का ए है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आपको आधा + आधा नंबर दिए जाएंगे। वह स्थान जहां वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो आप लोग अगर सही आंसर लिख दिए तो आधे नंबर, अगर सही मानचित्र में दर्शा दिए कि हाँ ये जो मद्रास है ये यहाँ पे है, तो आपको फिर से आधे नंबर यानी 1 नंबर दिए जाएंगे। तो आपका ये मद्रास
या इसको चेन्नई भी लिख सकते हो, मद्रास चेन्नई में। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो वो बिहार में किया था, बिहार के चंपारण में। अगला है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वो स्थान जहां से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था ना, वो आप सभी का चौरी चौरा स्थान से हुआ था। कहां से हुआ था? चौरी चौरा नामक स्थान से। और इसके बाद अगला क्वेश्चन, वो स्थान जहां पर सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो वो किए थे अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये हुआ था अमृतसर में, जो कि 1919 में हुआ था। तो इसको आप लोग तैयार रखना, नोट कर लो आप लोग। मानचित्र कैसे भरना है, इसकी वीडियो चैनल पे बनी है, तो आपको YouTube पर जाना है, सर्च करना है अपना विद्यालय, मेरे चैनल का नाम है। इसके अलावा आपको अपना विद्यालय मानचित्र कैसे भरे ऐसे आप लोग YouTube पर लिख कर या बोलकर सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएंगी। वहाँ पे किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, पहले हमारे चैनल का नाम, उसके बाद जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसको सर्च करोगे तो आपको एक ओरिजिनल वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पिछले 5 सालों से हम बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर हैं और आपकी बोर्ड के पेपर भी बनाते हैं, इसलिए हम आपको जो भी जानकारी देंगे वो 100% बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। ठीक है, और बिल्कुल टॉपर आप लोग बनकर ही रहोगे, टॉप करके ही रहोगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, ये तो आपका ए नंबर है, 9 नंबर का ए जो कि 5 नंबर का था। अब 9 नंबर का बी आ गया। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधा प्लस आधा 1 नंबर निर्धारित किया गया है। दक्षिण भारत की एक नदी आपको ये जो चिन्ह है ना इसके द्वारा दर्शाना है। तो दक्षिण भारत का कोई एक नदी आप लोग दर्शा दो, जैसे हो गया गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। ठीक है, गोदावरी, तो ऐसे आपको दर्शा देना है। कपास उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र आपको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। ठीक है, तो वो है कपास उत्पादन यानी गुजरात है। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा का एक समुद्र पतन बंदरगाह आपको ये जो चिन्ह है इसके द्वारा दर्शाना है, तो ये हो जाएगा पारादीप। क्या हो जाएगा? पारादीप हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये जो चिन्ह है इसके द्वारा आपको दर्शाना है, तो वो हो जाएगा तारापुर और कलपक्कम। ठीक है, तो यहाँ पे हम तारापुर ही दर्शाएंगे। असम का राजधानी नगर आपको ये चिन्ह जो है इससे दर्शाना है, तो दिसपुर हो जाएगा, दिसपुर। तो इस तरीके से सिर्फ आपको इतना ही करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए, जिन्हें दिखाई कम देता है उसके लिए ये है, इसको आपको देखना भी नहीं है। ठीक है, यानी इसको आपको नहीं करना है, सिर्फ यहाँ तक करनी है। तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी इसकी पूरी पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो जल्दी से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और हमें आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, जल्दी से आप लोग जाइए और फॉलो कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए आप सभी लोग। तो इस तरीके से बहुत ही वायरल पेपर है। चैनल पे आज सब्जेक्ट की पेपर की वीडियो बन चुकी है, बोर्ड की और अर्धवार्षिक दोनों, तो जाकर चैनल पे विजिट करके देखिए। बाकी के जो आंसर आपको यहाँ पे हमने नहीं बताया वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो और इस पे 1000 लाइक आते तो पूरे आप लोग को जो क्वेश्चन है ना उसके आंसर के साथ इस पेपर को हम फिर से आपको देंगे, प्रोवाइड कराएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को। धन्यवाद।